चलो स्टार्ट करते हैं गाइस, गुड आफ्टरनून। थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। 2 कौन कौन से पॉइंट देखे अपन ने? थ्रेट ऑफ एंट्री, दूसरा कॉम्पिटिटिव राइवलरी। थ्रेट ऑफ एंट्री में 5 लोग कैसे कैसे बच रहे थे? पहले वो जो बंदी बच रही थी किस तरीके से बच रही थी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा ब्रांड लॉयल्टी, तीसरा कौन था? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज तेरा था। हाँ, तुम्हारा क्या था? कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट। और लास्ट क्या था? वो अनिकेत को बोला था गवर्नमेंट रिलेटेड, गवर्नमेंट रेगुलेशन। उसके बाद अपन ने देखा था, उसके बाद कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स हैं, 2 अलग अलग प्रोड्यूसर हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सेम कस्टमर ग्रुप को भी सेल कर रहे हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिटिव राइवलरी होगी। इसमें भी 5 पॉइंट देखे थे अपन ने। अगर मान लो बैलेंस रहेगा उनके बीच में, इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर, तो बहुत ज्यादा इंटेंस रहेगा कॉम्पिटिशन, बिकॉज दे वांट टू गेट अ डोमिनेंस ओवर अदर। बैलेंस नहीं रहेगा तो कंपटीशन इतना इंटेंस नहीं रहेगा। दूसरा है लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड। इफ द लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड इज ग्रोइंग, देन द कंपटीशन विल बी लेस। इफ द लेवल ऑफ इंडस्ट्री डिमांड इज लेस, कंपटीशन विल बी टू हाई। इसने हाई फिक्स कॉस्ट खर्च कर लिया था बहुत ज्यादा, तो कंपटीशन राइवलरी बढ़ सकती थी। नेक्स्ट है एडिशनल कैपेसिटी। इफ समवन एक्वायर्स एडिशनल कैपेसिटी, it is a clear sign that he is going for a mass production, and this will be intense competition in case of competitive rivalry. And next was differentiation. डिफरेंशिएशन के केस में मैंने बोला था, इफ द प्रोड्यूसर सेल्स देयर प्रोडक्ट ऑन डिफरेंशिएशन बेसिस, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, सामने वाला भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, द प्रोडक्ट्स आर सेम, बट इफ आई एम ऑफरिंग समथिंग एल्स इन दैट प्रोडक्ट, लेट्स से क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज का भी मैंने पैकेज बना के दे दिया, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। लास्ट वॉज एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर जनरली एसोसिएटेड रहता है फाइनेंशियल कॉस्ट से, आपके इमोशनल अटैचमेंट से, बैंक्रप्सी, रेगुलेशन एक्सेट्रा से। तुमने अकाउंट्स में ये पढ़ा है क्या? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जिसमें एसओए बनाते हो, स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर बनाते हो, है ना? तो वही है, वो सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस के कारण भी कई बार बंदा एग्जिट नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अगर तुम्हारे केस में बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन स्टिफ होने वाला है। अभी देखो, बायर के पास बार्गेनिंग पावर रहती है क्या? कभी कभी तुमने बायर को बार्गेन करते हुए देखा है? बहुत बार देखा है अपन ने बायर को बार्गेन करते हुए। अच्छा, कहां पे देखा है पूजा तुमने? तुलसी बाग में। अच्छा, तुलसी बाग के अंदर तुमने बायर, यानी तुम बायर बन के जाती होगी। क्यों बार्गेन कर पाती थी तुम? क्योंकि वहां पे मल्टीपल सेलर्स होते थे, ठीक है? मल्टीपल सेलर्स थे और सब फ्रैगमेंटेड थे, उनके बीच में कोई यूनियन नहीं थी। ये रीजन से तुम वहां पे बार्गेन कर सकती थी। जब कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है ना, कंपटीशन बहुत स्टिफ हो जाता है। सब्जी मंडी में देखो, सब्जी मंडी में बार्गेनिंग के रीजन क्या है? सब होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सारे प्रोडक्ट सबके पास जो है वो सेम है, और यहां पर बहुत सारे सप्लायर्स हैं और सब फ्रैगमेंटेड हैं। दूसरी चीज है, बायर के पास बार्गेनिंग पावर कब आ जाती है? अपन ने देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा था। वर्टिकल इंटीग्रेशन में मैं किसी से टायर परचेस करता था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मैं किसी से पहले टायर परचेस करता था। अब क्या किया मैंने? खुद ही टायर बनाने लग गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो कई बार बायर के पास इतनी पावर रहती है कि अगर सेलर उसकी कंडीशन नहीं माने, तो वो खुद ही वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो बायर की बार्गेनिंग पावर इस तरीके से स्ट्रांग रहती है। इन शॉर्ट, अगर बायर के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर है, कंपटीशन विल बी हाई। अच्छा, सेलर के पास कभी बार्गेनिंग पावर होती है क्या? सेलर अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करेगा। कोई नहीं सुना तो बोलेगा चल जा हट यहां से। होती है लेकिन कम देखने को मिलती है, ठीक है? होता है। और ये कौन से केस में होता है? सप्लायर के पास, सेलर के पास बार्गेनिंग पावर कब रहती है? जब वो एक मोनोपोलिस्ट पोजीशन पे एक्ट करता है। दूसरी चीज, उसके जो बायर्स हैं वो सारे फ्रेगमेंटेड हैं। फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग जगह पे। तीसरी चीज, अगर सप्लायर चिढ़ गया मेरा, समझो मैं किसी से कुछ परचेस करता हूं, वो चिढ़ गया मुझसे, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो मेरा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं सप्लायर की पावर। सप्लायर की पावर भी ज्यादा या बायर की पावर ज्यादा, दोनों ही केस में तुम्हें तगड़ा कंपटीशन सहन करना पड़ेगा। समझ में? विल रीड विशाल। बार्गेनिंग पावर, प्रणव विशाल का है, विशाल आया। दूसरा विशाल बीमारी है। द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ बायर to bargain down the price charged by the company in the industry or to raise the cost of the company in the industry by demanding better quality of product and services.
बायर पावर इज लाइकली टू बी हाई व्हेन सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल्स। तो नीचे एग्जांपल दे रखा है कि ये सिचुएशन के अंदर बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। बायर की बार्गेनिंग पावर मतलब क्या? बायर के पास एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू वो प्राइस को नीचे गिरा सकता है या तो सुपीरियर क्वालिटी बनाने के लिए फोर्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस हूं, मैं किसी छोटी एंसिलरी, मैंने क्या किया, मैं बहुत मास बल्क प्रोडक्शन करता हूं। मैं एक बायर से नहीं, मैं मल्टीपल लोगों से परचेस करता हूं। आई एम अ बायर, मैं मल्टीपल लोगों से परचेस करता हूं। अब लेट्स से तुम सब लोग एक्सक्लूसिवली मेरे सप्लायर हो, यानी मैं बायर हूं, मैं खरीदता हूं, लेकिन तुम सब छोटे 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 सप्लायर्स हो। अभी तुम ही बताओ, इस केस में बार्गेनिंग पावर बायर की ज्यादा है या कम है? इमेजिन करो तुम मेरे छोटे छोटे सप्लायर्स हो, सब सेम मटेरियल सप्लाई करते हो, समझो प्लास्टिक ग्रैन्यूल सप्लाई करते हो हर कोई, और मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूं, बहुत बड़ा जायंट बायर हूं। जितना तुम प्रोड्यूस करते हो सारा का सारा मैं परचेस कर सकता हूं, और इनफैक्ट एक के नहीं सबसे परचेस कर लेता हूं, तुम्हारे अलावा और भी बाकी लोगों से परचेस करता रहता हूं। अब तुम मुझको बताओ, क्या तुम्हारी यानी मेरी, मैं बायर हूं, मेरी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा रहेगी। क्या रीजन है इसका? एक तो कंपटीशन है, दूसरी चीज मैं बल्क बायर हूं, तीसरी चीज तुम्हारे को छोड़ के किसी और को मैं पिक कर सकता हूं। तो इस केस में बायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। अब बार्गेनिंग पावर ज्यादा होने के कारण तुम्हें आपस में कंपीट करना पड़ेगा एक दूसरे से। किसी ने भी बोला मैं प्राइस रेस करता हूं, तो मैं बोलूंगा हट, दूसरे से ले लूंगा। समझ में आया? विल रीड दिस। Bargaining power of the buyer refers to the ability of the buyer to bargain down the price charged by the company in the industry or to raise the cost of the company in the industry by demanding better quality of product and services। यानी कि बायर के पास इतनी ताकत है कि वो प्राइस भी कम कर सकता है या बेटर क्वालिटी भी मांग सकता है। तुम कभी साड़ी वगैरह परचेस करने गई हो, लड़कियों गई हो? वहां पर अगर तुम कोई रेगुलरली फ्रीक्वेंटली कोई शॉप में जाते होगे तो तुमको बड़ी इज्जत से बिठाते होंगे वो, है ना? अच्छा, इज्जत कब मिलती है पता है? कब मिलती है इज्जत बताओ? वहां पे जाते हो, लेकिन इज्जत क्यों देता है वो बंदा? ज्यादा सामान परचेस करा तो ही। यानी कि अगर बायर मेरा बहुत तगड़ा है तो भाई उसकी सुननी पड़ती है। बायर, इफ बायर इज स्ट्रांग तभी कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलो, वो ऐसे केस में तुम्हें बेटर क्वालिटी बनाने के लिए बोलता है। तुम्हें मालूम है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, वो क्या करती है, अपना यूनिट सेट करती है, अपनी एक बड़ी सी फैक्ट्री डालती है, और छोटे छोटे सप्लायर्स कि तू ये मटेरियल दे मेरे को। जब अपन समझो यहाँ पे कार बना रही है, कार की असेंबली लाइन है, तो मैं बोलूंगा तू मेरे को बॉडी दे इसकी, तू टायर दे, तू ये दे, तू नट बोल्ट दे, तू ग्लास दे इसका। तो ये छोटे 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 सब सप्लायर्स है मेरे, और मैं कितना बड़ा बायर हूं इसका। तो तुम देखो मेरा इन्फ्लुएंस इन पे कितना ज्यादा रहेगा। ऑल्दो वो मेरे सप्लायर है, लेकिन वो मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो गई मार्केट में, कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी स्टिफ, वेरी हाई। ये देखो, ये औरत झगड़ रही है, ये बेचारा सेल, बेचारी, ये बोल रही 300 300, ये बोल रही 100 100। करते हो तुम तुलसी बाग में, कौन तुम में से, तुम सब लोगों में से प्रो शॉपर है, एकदम खतरनाक वाला शॉपर, कि भाई प्राइस की तो टांग तोड़ देते हो तुम लोग? 1000 बोला तो अपन 30 रुपए से शुरू होता है, ऐसा है क्या कोई खतरनाक है? ऐसे लोगों को लेकर जाना चाहिए शॉपिंग पे, बहुत पैसा बचाते हैं। अरे कोई बात नहीं, लेना रहता है तो देखो प्राइस तो कम कर देते हैं। हाँ, गाली मेरे को कौन से उसे शादी रचानी हो दुकान वाले से, छोड़ो, गाली दे रहा तो गाली दे रहा, सस्ते में मिल रहा है ना। हाँ, उनको बेचना वही रेट में रहता है, वो चाहते ही, उनको मालूम ही है तुम लोग बार्गेन करने आओगे। वो टिपिकल पुनेरी शॉप, हाँ, सदाशिव पेट वाली शॉप में तो भाई वही रहता है। अब तुम ये FC में क्या क्या बोला तूने, FS फैशन स्ट्रीट में जाओ, कचरा माल मिलता है, लेकिन बार्गेनिंग की बात बता रहा हूं। अभी ना तुलसी बाग में तुम्हारा कौन सा अच्छा मिलता है सामान? गई है वो, गई है, चेहरे की हंसी से समझ में आता है तुलसी बाग के सामान खरीदते हैं लोग। कोई बात नहीं, पैसा जहां बचे। ठीक है, अभी बायर के पास स्ट्रेंथ कब रहती है बार्गेनिंग की? कुछ सिचुएशन बता रहे हैं। प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑपरेटर। अगर मैं एक बायर हूं,
ठीक है, और बहुत सारे सेलर्स है, छोटे 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 छोटे, इनके मल्टीपल हाथ मल्टीपल पैर, बहुत सारे सप्लायर्स हैं ये मेरे। अब बताओ इस केस में मैं बल्क बायर हूं और बहुत सारे सप्लायर है, मेरी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगी ना? इससे नहीं तो इससे परचेस कर लेंगे, इससे नहीं तो इससे परचेस कर लेंगे, किसी से भी परचेस कर लेंगे। अगर बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर्स हैं तो बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जैसे सब्जी मंडी में होता है। लिख दो वहां पे सब्जी मंडी, सब्जी मंडी। नेक्स्ट है देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर मतलब क्या है, देखो, चार बायर्स है, मेनी सप्लायर्स है। सुनना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर का मतलब बायर्स है, सप्लायर्स भी है, लेकिन बायर्स के बीच में यूनिटी है। अगर मान लो इससे मैं परचेस करने गया और इसने मेरे को सही रेट कोट करके नहीं दिया तो ये सेलर टूट जाएगा, लेकिन फिर ये जो ए बी सी और बाकी के ये जो तीन लोग हैं ना, ये भी इससे परचेस नहीं करेंगे। तो इस केस में बायर्स की सुननी पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, इकट्ठा जा रहे हैं एक साथ। फॉर एग्जाम्पल तुम बल्क एडमिशन के लिए आए, ठीक है, 15 लोग एक साथ एडमिशन लेंगे, हमको डिस्काउंट चाहिए, तो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन, बायर्स का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस केस में तुम कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो, तुम्हारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहती है। करा? हाँ, तो एक जगह कंपेंसेट हो गया ना, ये 500 में हो गया ना, आप क्या? हम्म, क्या पहले नहीं था? तुमने पहले पढ़ा भी कहा था कॉन्सेप्ट? ये तो कॉन्सेप्ट अब पढ़ने के बाद समझ में आया। नेक्स्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले से मालूम था, तो फिर ये वाला सही समझ गया अनिकेत। देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर व्हेन द सप्लाई इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन बायर एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या है? सिंपल है, जो सप्लायर है ना वो इन बायर पे डिपेंडेंट है टोटली। अगर सप्लायर बायर के ऊपर डिपेंडेंट है तो बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। देयर आर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। अगर मान लो ये वाला मटेरियल एल्यूमिनियम में इसके अंदर यूज कर रहा था, एल्यूमिनियम अगर मेरे को महंगे में दे रहा है तो मैं क्या करूंगा, कॉपर ले लूंगा, समझो, लेट से जो भी होगा, कॉपर ले लूंगा, ब्रास ले लूंगा, जो भी है। तो अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स भी अवेलेबल है तो ये नहीं तो वो ले लूंगा। अगर कोई लाइव में ज्यादा चार्ज कर रहा है तो पीडी ले लूंगा, पीडी में ज्यादा चार्ज कर रहा है तो कोई दूसरी क्लासेस कर लूंगा। ऑल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल रहे तो बायर की। अच्छा, ये होता है अपने पास, अपन मोबाइल शॉप पे जाते हैं और आजकल बोलते हैं कि ये मोबाइल ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, और तुम वहां पे मोबाइल के सारे फीचर्स देखकर चले आते हो और या तो उससे बार्गेन करते हो। पहले बार्गेन नहीं कर पाते थे, अभी करते हो। क्या बोलते हो तुम, देखो ऑनलाइन इतने में मिल रहा है, यानी कि ऑल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल रहता है तो बायर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। व्हेन स्विचिंग कॉस्ट आर लोकल, मैंने स्विचिंग कॉस्ट समझाया था कि पहले मैं इससे परचेज करता था, अब इसको छोड़ के इससे परचेज करना चालू कर दो और इसमें कुछ कॉस्ट भी नहीं है और कोई लॉस भी नहीं है। व्हेन स्विचिंग कॉस्ट ऑफ बायर इज लो, वो स्विच कर देता है तुरंत। समझ में आया? लास्ट इज देयर इज अ थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? ये मैं हूं बायर, ये सप्लायर है, ये टायर बनाता है और मैं कार बनाता हूं। रिमोट नहीं, देखा किसी ने उस दिन कैसे किया था? करो। हुआ क्या?
हुआ चालू? रेड। उसी का है ना वो रिमोट? मेरे को भी मालूम नहीं। हो गया, ठीक है। हा झाला झाला, दिसतंय इथं. टाइम लगेगा को. समझो मैं बायर हूं, मैं बनाता हूं कार. मैं क्या बाय करता हूं? मैं टायर. मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू, देखो इससे नाराज अगर हो गया, मैं देखो नाराज हो गया तो मैं भी टायर बनाने लग जाऊंगा. तो ये सप्लायर को बहुत ज्यादा डर रहता है. अगर बायर मेरा ऐसा स्ट्रांग बायर है कि अगर मैंने उसकी नीड फुलफिल नहीं करी तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू वो जो प्रोडक्ट मैं सप्लाई करता खुद ही बनाने लग जाएगा. तो बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी. इन शॉर्ट, बायर जब जब स्ट्रांग रहेगा तुम्हारा, तब तब बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और कंपटीशन बहुत हाई रहेगा. समझ में आया क्या? बैकवर्ड इंटीग्रेशन बताया था मैंने, कार बनाता हूं टायर भी बनाने लग जाऊं. समझा क्या? अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं. पहले एक अपन ये सप्लायर का कंप्लीट करते हैं, फिर एग्जांपल देता हूं. तुम बताना कि वो बायर की बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर है. नेक्स्ट देखना, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. यहां पर जो सप्लाई करता है ना बंदा, उसके पास पावर है. ऐसा कब हो सकता है? अगर वो एक्सक्लूसिव सप्लायर हो, उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ हो, बायर्स की सॉरी सेलर्स की यूनियन बनी हुई हो, फिर तुम्हारे वो सेलर जो है उसके बायर फ्रेगमेंटेड है, पूरे देश में फैले, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपना कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं कर सकते. तो ये सारे रीजंस के कारण बायर के पास नहीं, सॉरी कई बार सेलर के पास भी बार्गेनिंग पावर आ जाती है. समझ में आया क्या? सेलर अपना प्राइस डिसाइड करेगा. देखो कब होता है. द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू रेज द इनपुट प्राइस और टू रेज द कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन अदर वे. सप्लाई पावर इज लाइकली टू बी हाई व्हेन सम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रिवेल. अच्छा, कई बार ना, लेट से मैं कमोडिटी बेचता हूं, ये कमोडिटी है जो बेचता हूं, सप्लायर हूं. ये बंद हो गया है ना, मतलब लाइट नहीं है. अच्छा, लाइट नहीं है ना. मैं तो हवा खा लूं. स्पॉटलाइट आती ना, बहुत गर्म होता है यहाँ पे. लेट से मैं ये मटेरियल सप्लाई करता हूं और मैं भयंकर प्राइस चार्ज कर रहा हूं, 10,000 रुपए, छोटी सी चीज का, और ये बेचारे बायर को इसको परचेज करना पड़ रहा है. रीजन है इस पर्टिकुलर कमोडिटी का कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. तो अगर कई बार सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं रहता है तो वहां पे सेलर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहती है. जैसे जनरली इंसुलिन के केस में, इंसुलिन का कोई सब्सटीट्यूट अब तक पता नहीं चला है, तो सेलर जो रेट में सेल करता है, खरीदना पड़ता है बायर को. पहला पॉइंट, द प्रोडक्ट दैट द सप्लायर सेलर्स फ्यू सब्सटीट्यूट एंड इट्स वाइटल फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए जरूरी भी है और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. चलो हो गया, राइट आगे. देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लायर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सप्लायर मतलब बहुत सारे सप्लायर एक साथ हैं, बायर बेचारा अकेला है. एक से भी खेटे लेगा तो क्या होगा, बाकी लोग उसको सामान नहीं देंगे. तीसरा, द ब्रांड ऑफ सप्लायर इज पावरफुल. बहुत पावरफुल ब्रांड है. तीसरा, कस्टमर्स आर फ्रेगमेंटेड. कस्टमर लोग ना अपनी यूनियन नहीं बना सकते. देखो पहले बायर्स ने अपनी यूनियन बनाई थी, लेकिन वो अपनी यूनियन नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेड, पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं वो. दे आर फ्रेगमेंटेड. तो ये देखो, तुम देखोगे ना, सारे फैक्टर से ना सप्लायर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है. सप्लायर कैन थ्रेटन टू एंटर इनटू कस्टमर इंडस्ट्री. यानी कि ये बंदा ना टायर बनाता था, टायर, ये बोलता है मैं कार भी बना लूंगा. मेरे को तूने सप्लायर सॉरी बायर मेरे को ज्यादा तंग करने की कोशिश करी ना, मैं कार बनाना चालू कर दूंगा और तेरी इंडस्ट्री को तबाह कर दूंगा. तो सप्लायर पावरफुल है.
द कंपनी इन द इंडस्ट्री कैन नॉट थ्रेटन टू एंटर द सप्लायर। हाँ, और यहां पर ऐसा है कि ये जो बायर है ना, ये बेचारा बोल रहा है कि मैं तो टायर नहीं बना पाऊंगा, यानी ये कार बना सकता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है, पर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जा सकता, तो फिर से सप्लायर स्ट्रांग हो गया। समझ में आया कि बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। लेट से सदाशिव पेट है ये, यहाँ इतना अच्छा घर मिल रहा है तुम्हें, सदाशिव पेट, यहाँ पे रेंट है 3,000 रुपए में। क्या? हाँ वो पार्टी नहीं, सही बोला, वो मैं लगाऊंगा जरूर। 2 पुनेरी पार्टी, कुत्र्यापासून, इनके घर पे कुत्ता भी नहीं रहता है, फिर भी कुत्ते से सावधान रहने के लिए बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या? दूसरा, 1 से 4 फेरी वाले, येऊ नका, येऊ नका जो भी है, फेरी वाले। तीसरा, चप्पल बाहर उतार के आओ। और इनका पहला क्वेश्चन, चाय पियोगे क्या पूछते हैं। हाँ मतलब ऐसे तो फिर पूरा अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन लोगों का बहुत भारी है, लोग पूछते हैं चाह पीना का, अरे आया है पिला दे यार चाय, क्या है उसके अंदर। और प्रोपोर्शन इनके चाय का ऐसा देखो, मैंने देखा। क्या क्या? अच्छा ऐसे बोलते हैं आता अच्छा फिर अपन ने बोला हाँ लेंगे, खरच घेणार का? पूजा तुम ऐसे बोलती हो, पूजा तुम ऐसे बोलती हो घर पे, हमने अभी खाना खा लिया है। दूध लेकर आती हो? अरे ये तो आधी बैचलर ही अभी भी। अच्छा इसमें दूध का प्रपोर्शन इतना रहता है, पानी इतना रहता है, मैंने आजकल देखा लोगों के घर की चाय में। एनीवेज क्या करना है मेरे को, हमको थोड़ी चाय मिल रही कहीं, छोड़ो। हाँ ये सदाशिव पेट में तुम्हारा मस्त, कहाँ गया घर, कहाँ ऊपर गया, ऊपर नहीं, हाँ सदाशिव पेट में घर है। अच्छा ये घर का रेंट है 3,000 रुपए के हिसाब से। मुझको बताओ, चलो ये छोड़ो सदाशिव पेट कितना रेंट है वो छोड़ो, सदाशिव पेट में घर वगैरह मिल रहे हैं तुमको, यहाँ पे बायर के पास बार्गेनिंग पावर है, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है। सप्लायर के पास क्यों मैडम, सप्लायर के पास क्यों? एग्जैक्टली यहां पे ना सप्लायर कम है और बायर बहुत ज्यादा है। बायर्स फ्रेगमेंटेड हैं, बायर्स फ्रेगमेंटेड हैं, एक तो बायर्स भी बहुत फ्रेगमेंटेड है, एक दूसरे के यूनियन नहीं है कि हाँ सबको ही मिलके बहिष्कार कर दो इसके घर का, ऐसे कर नहीं सकते। अच्छा यही अपन गांव साइड वगैरह चले जाए, छोटे टाउन में चले जाए, वहां पे बायर के पास बार्गेनिंग पावर रहती है, क्योंकि वहां पे इतने बायर्स नहीं रहते और सप्लायर ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है तुम समझ गए, मतलब बस मेरे को वही देखना था। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मैंने तुमको बताया था ना, हाई स्पीड इंटरनेट बढ़ने के कारण सडनली एयरलाइन का बिजनेस गिरना चालू हो गया, बताया था मैंने शायद उस दिन। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट आने का डर, वो भी तो कंपटीशन देता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन, ये बोले साइबा, साइबा अगर कैलकुलेट कर रहा होगा अपने मार्केट थ्रेट में, तो उसको येवले से भी तो डर है, तो उसको सब्स्टिट्यूट का भी खतरा है। अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ गया, और भी बहुत सब्स्टिट्यूट होते हैं बहुत कमोडिटीज के। हाँ पार्टी क्या? नहीं नहीं चाय नहीं, मैं बोलता कमोडिटी टू कमोडिटी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। चाय कॉफी इस तरीके से अलग अलग कमोडिटी भी कई बार सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तुम्हारी नीड को। फॉर एग्जाम्पल तुम तेल खरीदते हो, महंगे में मिलता है ग्राउंडनट ऑयल, तुम सनफ्लावर ले लोगे, क्या महंगा है पूजा इसके अंदर से, ग्राउंडनट या सनफ्लावर? एनीवेज सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर आ गए ना मार्केट के अंदर, तो थ्रेट बढ़ जाता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट बिजनेस और इंडस्ट्री दैट कैन सेटिस्फाई सिमिलर कस्टमर नीड। सब्स्टिट्यूशन
reduces demand due to availability of alternative substitution. Substitution के कारण क्या होता है बेसिकली, कंपटीशन बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, बहुत बढ़ता है. सब्सटीट्यूशन के एग्जाम्पल दे रखे हैं. देयर कुड बी प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट सब्सटीट्यूशन. एग्जाम्पल ईमेल सब्सटीट्यूशन फॉर पोस्टल सर्विसेज. अगर पोस्टल सर्विसेज ज्यादा चार्ज करने लग जाएंगे तो लोग ईमेल पे शिफ्ट हो जाएंगे. सिंपल चीज है. तो सब्सटीट्यूट का थ्रेड. नेक्स्ट है, देयर मे बी सब्सटीट्यूशन ऑफ नीड by new product or service rendering an existing product or service abandoned. For example, alarm clock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसको किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फोन ने. तो यही बोल रहे हैं कि कई बार ना कस्टमर को कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है जो ऑल टुगेदर इस प्रोडक्ट की नीड ही खत्म कर देता है. अभी देखा जाए तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है. मोबाइल तो बहुत ज्यादा काम करता है, पर हाँ ये जो प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करता था वो मोबाइल पूरी कर देता है. देयर मे बी सब्स्टिट्यूशन ऑफ नीड बाय न्यू प्रोडक्ट और सर्विस रेंडरिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस रिडंडेंट. ये काम का नहीं है वो बोलते हैं. जेनरिक सब्स्टिट्यूशन अकर व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विस कंपीट फॉर डिस्पोजेबल इनकम. इसका एग्जाम्पल देखो. जेनरिक मेडिसिन मालूम क्या तुमको क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन मालूम है क्या होता है? कितने लोगों को मालूम है? कितने लोगों को मालूम नहीं है? नहीं. कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, डॉक्टर जब तुमको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, तो उसने उसके अंदर मेडिकल कंपोनेंट्स यानी कि तुम्हें इंग्रेडिएंट्स लिख के देने चाहिए कि हाँ ये इतना समझो कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम का इतना इंटेक होना चाहिए या ये चीज का इतना इंटेक होना चाहिए. पर डॉक्टर ये काम करते नहीं है. डॉक्टर क्या करते हैं, तुमको दवाइयों के नाम लिख कर दे देते हैं. इनको इंग्रेडिएंट्स लिख के देने चाहिए कि ये चीजों का इंटेक चाहिए, पर वो क्या करते हैं, कोई ब्रांड का कोई कंपनी का नाम लिख कर दे देते हैं. अब ये ब्रांड ये कंपनी का नाम है. अपन देखो मेडिकल मेडिसिन के अंदर अपन कभी भी बार्गेन तो करते नहीं है, तो ये कंपनी बहुत लूटती है. तो जब इनके ना पेटेंट रहता है, पेटेंट एक्सपायर हो जाते हैं ना, गवर्नमेंट या कोई दूसरी बॉडी इनको परचेज कर लेती है. 20-30 साल बाद, और सेम इंग्रेडिएंट्स की एक मेडिसिन बना देती है सस्ते में. उसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं. जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट यही है कि ये एक ब्रांडेड मेडिसिन है और ये भी एक मेडिसिन है. दो मेडिसिन है, इनका सिर्फ शेप अलग है समझो. इसके अंदर भी वही कंपोनेंट है, इसके अंदर भी वही कंपोनेंट है. पहले इसके पास एक्सक्लूसिव राइट थे पेटेंट के थ्रू, तो महंगे रेट में बेच रहा था. अभी वो पेटेंट खत्म होने के बाद ये ओपन हो चुका है, तो ये जेनरिक मेडिसिन के अंदर सेम कंपोनेंट है. इसलिए डॉक्टर को बोला जाता है तू मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे कि तेरे को इंटेक किस चीज का चाहिए, ना कि मुझको दवाई का नाम लिख कर दे. पर इंडिया में बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे दवाइयों के नाम लिख कर दिया जाता है. समझ में आ रहा है? तो जेनरिक मेडिसिन पशुओं के लिए नहीं रहती, अपने लिए रहती है. तो जेनरिक मेडिसिन स्वस्थ औषधिंचे दुकान ऐसे लिखा रहता है ना, तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर पेटेंट कॉस्ट नहीं है, वो सस्ते में बनी हुई मेडिसिन है, इंग्रेडिएंट सब सेम है. फिर भी अमीर लोग नहीं लेते. तुम में से किसी ने लिए? किसने नहीं लिए? अमीर हो तुम सब. तो ये 5 चीजें बताई इसने भाई. कौन कौन सी 5 चीजें बताई वापस से बोलना. पहला थ्रेट ऑफ एंट्री, दूसरा कॉम्पिटिटिव राइवलरी, तीसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, चौथा बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पांचवा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. 5 माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल खत्म. लेकिन जब ये 5 मॉडल पढ़ रहे थे ना, 5 फोर्सेस पढ़ रहे थे, तब ये छठवा क्या बोलते हैं उसको, 6th एलिमेंट इंटेल मालूम तुमको? इंटेल ये अपने कंप्यूटर में वो जो डलता है, क्या रहता है इंटेल बेसिकली, मेरे को भी नहीं मालूम. प्रोसेसर, बेसिकली प्रोसेसर है. तो इंटेल जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, उसके सीईओ ने माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल को पढ़ा. वो बोलता है सिर्फ सब्स्टिट्यूट के कारण खतरा नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री के कारण भी थ्रेट आ सकता है. अगर मान लो ऐसा कंपलसरी कर दिया कि मूवी के साथ पॉपकॉर्न लेना ही पड़ेगा, और पॉपकॉर्न का ये जो टब जाता है 300 रुपए का आता है और मूवी आ रही है 100 रुपए की, मुझको बताओ मूवी की डिमांड पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण भी थ्रेट आ सकता है. या फिर ऐसा बोल दे इसके साथ टब फ्री में मिलेगा मूवी के साथ, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी. उसने क्या बोला, माइकल पोर्टर ने 5 चीजें बोली, 5 फोर्सेस बोले, दैट्स ट्रू.
पर छठा फोर्स भी है कॉम्प्लीमेंट्री। तो जनरली माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल तुम कभी पढ़ोगे ना तो 5 कंपोनेंट लिखवाते हैं, मैंने भी तुम्हें 5 ड्रॉ करवाए थे, छठा अलग से है क्योंकि ये माइकल पोर्टर ने नहीं किया है, किसी ने एडिशनली बोला है। अच्छा सर ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, फिर इसकी क्यों सुनी गई बात? देखो वो ये है, सीईओ है, वो भी इंटेल का बड़ा आदमी, बात सुननी पड़ती है। एंड्रयू ग्रोव्स, फॉर्मर सीईओ ऑफ इंटेल, has argued that Porter's 5 force model ignore the 6th force, the power, vigor, and competency of complementers. Complementers are company that sell product that add value to the product. Underline कर लो, है already underline, मार्क कर लो उसे, add value. Complementary goods क्या करते हैं? Generally value addition करते हैं of the company in the industry because when used together the product better satisfy customer demand. Example दे सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री का कुछ ऐसा गुड्स जो सडनली वैल्यू ऐड कर देता है। कितने लोगों के घर पे स्मार्ट टीवी है? गाड़ी पे हेलमेट फ्री में दिया तो उसके कारण गाड़ी की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 300 रुपए के हेलमेट के लिए। कितने लोगों के घर पे स्मार्ट टीवी है? हाँ तो वही ना, एग्जाम्पल दो ना उसका। क्या? हाँ वो चीज भी कर सकते हैं कि आप इतना कर लो, टेलीकॉम वाले करते हैं कि इतने का रिचार्ज मारो तो तुम्हारे को प्राइम मेंबरशिप मिल जाती है। कितने लोगों के घर पे स्मार्ट टीवी है? स्मार्ट टीवी नहीं है, किसी के घर पे नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं, स्मार्ट टीवी नहीं है। पर स्मार्ट टीवी क्या होता है? बिल्कुल जो लैपटॉप जैसा रहता है, ठीक है, जिसमें तुम इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो अभी क्या करा गया, स्मार्ट टीवी, सबको स्मार्ट टीवी तो चाहिए था, तो जियो ने क्या किया, जियो से छोड़ो, जियो से पहले अमेजोन एक फायर स्टिक लेकर आया था, मालूम क्या तुमको फायर स्टिक? वो फायर स्टिक यहाँ पे इंसर्ट कर दिए तो तुम्हारा नॉर्मल टीवी स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट हो जाता था और इंटरनेट के थ्रू कुछ भी एक्सेस कर सकते थे। तो ये प्रोडक्ट के कारण क्या हुआ, नॉर्मल टीवी भी स्मार्ट टीवी कन्वर्ट होने लग गए, स्मार्ट टीवी की डिमांड गिर गई और नॉर्मल टीवी जो सस्ते पड़ते थे वो कन्वर्ट हो रहे थे स्मार्ट टीवी में, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो ये कोई कॉम्प्लीमेंटर्स था जिसके कारण नॉर्मल चीज की वैल्यू बढ़ गई, समझ में? सडनली इसकी डिमांड बढ़ गई और स्मार्ट टीवी की डिमांड गिर गई। वो बोले इतना सब एक प्रोडक्ट ऐड करने पर मेरा नॉर्मल टीवी स्मार्ट टीवी बन सकता है, तो मैं काय को खर्च करूं, 2,500 रुपए का तो आता है सिर्फ, तो स्मार्ट टीवी लैक्स में आते हैं। तो उसने बोला बड़ा सा नॉर्मल टीवी परचेज कर लूंगा एचडी वाला, उसके साथ ये डाल दूंगा और ये बन गया मेरा स्मार्ट टीवी। तो कॉम्प्लीमेंटर ने क्या किया, ऐड कर दिया वैल्यू, पर इसके कारण एलईडी सॉरी जो स्मार्ट टीवी सेल करते थे उनका सेल हो गया कम और नॉर्मल टीवी जो था उसका सेल बढ़ गया। तो कॉम्प्लीमेंटर कभी कभी बेनिफिट भी ऐड करते, कभी कभी थ्रेट की तरह भी काम करते। समझ में आया तुमको? तो 6 फोर्सेस कौन से, रिकॉल करो वापस से। और एक ये पेपर के ऊपर 5 फोर्स मॉडल बनाओ और देखो सारे आते हैं क्या तुमको याद, मतलब अभी तो सिर्फ ग्राफ बनाओ। और तुमने देखा ये मॉडल कितना बड़ा है, अभी तुम्हारे पेपर ये नोट्स में देखोगे ना तो ये पेज 14 से स्टार्ट हुआ है और 17 पे खत्म हुआ है। इन शॉर्ट अगर तुम सिर्फ इसके हेड पॉइंट ही याद कर लोगे और सिर्फ एक एक लाइन भी लिख पाए ना, तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। और इजी है मॉडल, बहुत इजी है। अगर बायर का याद कर लिया तो सप्लायर याद आ जाएगा। होमवर्क ठीक है, एक बार फटाफट क्विक रिकैप तो मार लो, तब तक मैं आगे का प्रिपेयर करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ ड्राइंग वगैरह।
तुम्हारे कोई एक दो को छुट्टी है क्या वहां पे? गणपति जिस दिन बैठ रहे उस दिन नहीं है? संडे को तो छुट्टी रहती है ना उनके यहाँ तो, वैसे भी इसीलिए दी, नहीं तो वो भी नहीं मिलती थी। तो भूखे रहो, हड़तालिका करो, हड़तालिका में कुछ खाना खा लो, सब चलता है। कभी भी उपास शिद्दत से करने का। हड़तालिका में इसने पिछली बार खाना खा लिया था तो बेचारी पछता रही है। अब तो हो गई शादी, अब क्या सुधरेगा जो इंसान, अब जैसा नेचर का है भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज नहीं कर सकते। अरे मैं नेचर चेंज की बात कर रहा हूँ, पति चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे लोग हैं ये? किसका? नहीं नहीं नहीं, वो करेगी एडजस्ट। सीएमए के साथ साथ शादी कर ली मतलब कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। वो क्या करते हैं? नहीं मतलब इंजीनियर है। अच्छा है, घर में अलग टॉपिक तो रहेंगे, नहीं तो पता चला सब। हाँ, आई आईआईटी ड्रॉप आउट है, चलो वो सारी चीजें ठीक है, पर अलग टॉपिक रहेगा कम से कम कन्वर्सेशन के लिए, नहीं तो सेम चीजों के बारे में बात करते रहोगे, कितना बोरिंग होता होगा वो। नहीं नहीं, सेम मतलब पागल हो जाएगा इंसान। मैं कोई इंजीनियर ढूंढूंगा बे। मैं क्या ऐसे क्या लेक्चर होने के बाद क्या सड़क पे खड़ा कर लड़की, कोई लड़की दे रहा क्या, लड़की ऐसे थोड़ी करता हो, ढूंढ के रखिए। और क्या लगता, कैसे पॉसिबल है मतलब अदर स्ट्रीम का ढूंढना? नहीं नहीं, मैं एक्टिव नहीं हूं कहीं भी, ना यूट्यूब पे एक्टिव, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक। अरे कौन, ये सब बच्चों का काम है, ये पुरानी जनरेशन है। खैर तुम लोग भी मेरी जनरेशन वाले ही हो। बाकी जो फाउंडेशन के छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं ना, वो तो बिल्कुल 6-6 7-7 साल पुराने, उनकी हरकतें ही अलग है, टिकटॉक पे दिन भर लगे रहते हैं। हाँ वही, अपने को सच में छी लगता है वो, और उन लोगों को पता नहीं क्या क्या लगता है। कौन? अनिकेत है, समाज का जहर है चंद्रकला। पहले से जहरीली हो तुम मतलब। क्या टिकटॉक पे क्या करते थे, ऐसे मुंडिया हिलाते होगे तुम? माता आ जाती है लोगों के अंदर, कुछ भी करते हैं। अरे उनको छोड़ो, ये ना सिर्फ अपनी जनरेशन है, तुम हट तो तुम भी अलग हो गए हमारी क्लास से। अपन बाकी लोग हैं ना, अपने लोगों को छी लगता है, ये छोटे बच्चे और जो बूढ़े हो गए ना अभी, उन लोगों को अलग टिकटॉक का शौक चढ़ा हुआ है, वो अलग ही लगे हुए अपने, उनका बच्चा वगैरह वीडियो बना रहे रहते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं। और ज्यादातर तुम देखो ये गांव वाले इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पीछे झोपड़ी दिखती है, खेत दिखती है, और खेत दिखता है और उसके अंदर ये वीडियोस बना रहे हैं, नकली खून के आंसू यहाँ पे रह रहे हैं। यूट्यूब पे क्या कंटेंट रहता है यूट्यूब पे? हाँ वो अलग जहर फैलाते हैं, मतलब एक जगह इंसान मरा नहीं तो दूसरी जगह मार देना, प्लान ए नहीं तो प्लान बी। तुम कैसे वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे? नहीं रे बाप रे, ये सच में समाज का जहर है ये। क्या मिलता है टिकटॉक बना के, मैं आपको एक बात बताओ। हाँ हाँ? लेकिन वो कितना टाइम अपना डिवोट कर रहा है उसके अंदर, तब 10-12 हजार कर रहा है, और सडनली टिकटॉक जिस दिन गायब हो गया था, क्या हालत हो गई थी इन लोगों की, जैसे इनका लिविंग का सोर्स ही छीन लिया, जैसे हवा छीन ली वैसा हो गया था इनके साथ। क्या अजीब काम करते हैं वो लड़के लोग, तो मेरे को बहुत बुरे लगते हैं, ऐसे कीकड़े से रहते हैं, एक हड्डी रहती है उनकी। हाँ, उनकी हड्डियों को गिन सकते हैं अपन ऑलरेडी, उसको फाड़ने की भी जरूरत नहीं, डायसेक्शन वही उसका ओपन हार्ट हो सकता है। और इतने कीकड़े रहते हैं, इतने पतले से कि लकड़ी, वो टिड्डा मालूम है तुम्हें, ग्रास ऑपर रहता है वो, क्रिकेट, बिल्कुल वैसे लगते हैं ये लोग। इनके पैर भी कैसे रहते हैं, मैंने देखता हूं ना मैं कभी कभी कि क्या ऐसा समाज का जहर। इनके टांगे समझो, इतना बड़ा तो घुटना रहता है जो अलग से दिख के आता है, इतने सुकड़े रहते हैं, इतने सुकड़े हैं, और इनको रोना रहता है, छातियां पीटना रहता है।
मर के भी हम तेरा दामन ना छोड़ेंगे। अरे तू अगर उसके साथ आ गया ना, वो बेचारी जमाना छोड़ देगी। मर के भी दामन ना छोड़े, मर जा सच में। सिक्स पैक्स कुपोषित है वो, खाना नहीं मिलता उन लोगों को। एक बीच में तुम टिड्डा देखना जरा सा, वो तो अलग ही है, वो तो लंगोटी पे नाच रहा है, देखना वो। मैं तुमको भेजूंगा और उसकी हड्डियां गिन सकते हो तुम, शरीर में 206 हड्डियां उसकी आराम से गिन सकते हो तुम। अजीब चल रहा है। चंद्रकला तुमने डिसअपॉइंट किया प्रोफेशन को हमारे पूरे। अनिकेत, अथर्व, दूर रहा करो समाज के ऐसे जहर से। यही है वो समाज में दंगे फैलाने वाले। हाँ वर्चुअल वालों, ये कुछ हमारी क्लास में ऐसी विचित्र प्रजातियां मिली है जिनके डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने के कारण इन्होंने टिकटॉक को अपना लिया। ठीक है, अब ये लोग इस समाज के रह नहीं गए हैं। तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, बिल्कुल ऐसे मत बनना। लास्ट डे जनरली मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ और बोलता हूँ अपने दिल की भावना व्यक्त करो, पर मुझे डर लगता है कि ये स्टूडेंट जेनेटिक म्यूटेशन का शिकार हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा। अरे कहाँ है, अरे आराम से 20 मिनट, 2 मिनट का टारगेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चरल ड्राइवर। स्ट्रक्चरल ड्राइवर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी भयंकर टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा भयंकर काम जिसके कारण इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए उस इंडस्ट्री का। ऐसा हुआ है क्या? हाँ हुआ है। एक मोबाइल के इन्वेंशन से जो तुम्हारा तुम देखोगे वॉच क्लॉक, अपनी क्लॉक और वॉच, ये सारी चली गई मार्केट से, इनका नक्शा बदल गया। पेजर चला गया मार्केट बाहर, अलार्म क्लॉक चले गए बाहर, कंपास पहले आता था वो बाहर चले गए। तो कुछ ऐसे भयंकर चेंज हुए जिसके कारण पूरी की पूरी इंडस्ट्री ड्राइव हो गई, पूरा का पूरा मार्केट आगे बढ़ गया या तो पीछे चला गया, खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस आए हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक मोबाइल बैंकिंग वाज अ स्ट्रक्चरल ड्राइवर। ये ऐसा चेंज आया मार्केट के अंदर जिसके थ्रू अब तुम्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम बैंक कब विजिट किया तुमने? अकाउंट ओपन करना शायद सच में मैं भी लास्ट टाइम तभी गया हूंगा, या तो एक आधी बार कभी कैश डिपॉजिट करना पड़ा हो, तो वो भी नहीं करना पड़ता। हाँ, तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया इंटरनेट के कारण। तो कहने से इंटरनेट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल ड्राइवर, उसने पूरा का पूरा मार्केट चेंज कर दिया। चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अपन अमेजॉन की बात करते हैं। अमेजॉन क्या क्या सर्विसेज देता है? अमेजॉन सबसे पहले तुमको प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विसेज देता है, उसके बाद ग्रोसरी में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन वॉलेट बन गया है वो। तो मालूम है अमेजॉन पे सबसे बेस्ट है, मैं तो आज के टाइम पे बोलता हूं, तुरंत कैशबैक देता है। पेटीएम चोर है, पेटीएम सच में चोर है, कभी कैशबैक वापस नहीं करता। अमेजॉन 10 मिनट के अंदर कैशबैक दे देता है। अभी पेटीएम की पॉलिसी देखो क्या बोलता है, कैशबैक विल बी क्रेडिटेड विद इन 24 to 48 वर्किंग आवर्स। बंदा तब तक भूल जाता है कैशबैक के बारे में, और ये कैशबैक डालता भी नहीं है, और अमेजॉन तुरंत डाल देता है। अमेजॉन वॉलेट भी दे रहा है तुमको, अमेजॉन प्राइम तुमको मूवीज की सर्विसेज भी दे रहा है, अमेजॉन वॉज अ बुक सेलर, बुक सेलिंग की भी सर्विसेज दे रहा है, अमेजॉन तुमको क्लाउड सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि तुम कोई सॉफ्टवेयर अपना डेवलप और डिप्लॉय कर सको। तो बेसिकली अमेजॉन ने क्या किया, सारी टेक्नोलॉजी को कन्वर्ज करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई जिसके कारण 5-6 इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। सो आई कैन से अमेजॉन इज अ स्ट्रक्चरल ड्राइवर। स्ट्रक्चरल ड्राइवर मतलब एक इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर, एक वे होता है काम करने का। अमेजॉन आया और उसने सबको चेंज कर दिया, तबाह कर दिया। फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, ये अपने व्हाट्सएप ने भी कितनी तबाह करी है इंडस्ट्री, तुमको मालूम है। पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज खराब हो गई है। पहले याद है तुम्हारे बचपन में जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे वो 20 रुपए का रिचार्ज डालते थे, 100 SMS मिलते थे। अभी आज रात को तो तुम किसी के साथ चैट करने बैठ गए, 2,500-3 हजार मैसेज चैटे तो ऐसे ही कर लेते हो। तब कितना स्ट्रगल था वो याद है तुमको? एक तो क्वालिटी कीपैड, ऊपर से अगर आई दबाना है तो 3 बार वो प्रेस करना पड़ता था 4 का बटन। तो वो स्ट्रगल कैसे चेंज हो गया, सडनली व्हाट्सएप आया और उसने कन्वर्ज कर दी सारी टेक्नोलॉजी को। व्हाट्सएप पेमेंट भी करता है, मालूम है तुमको? व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हो तुम। फ्री चार्ज भी एक वॉलेट है, फ्री चार्ज मालूम है? फ्री चार्ज ट्रांजैक्शन भी करता है, एक वॉलेट भी है। तो दीस आर स्ट्रक्चरल ड्राइवर जो इंडस्ट्री का नक्शा काया पलट देता है। समझ में आया?
पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइवर ऑफ चेंज आर द फोर्सेस लाइकली टू अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ मार्केट। द फॉलोइंग आर सम फैक्टर। पहला है इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट। कन्वर्जेंस, ये देखो एग्जांपल है कन्वर्जेंस का, बेस्ट मेरे को पिक्चर मिली। ये अलग अलग सोर्स से एनर्जी आती है और कन्वर्ज हो गई एक जगह। पिरामिड देखा है तुमने, वो प्रिज्म देखा है क्या? प्रिज्म 10th स्टैंडर्ड में लाइट पास करते थे तो वो कन्वर्ज हो जाता था उसके अंदर। देखा क्या रे बचपन में? है कोई साइंस वाला था क्या तुम में से? नहीं, कोई नहीं। कन्वर्ज हो जाता है, ऐसा नहीं रहता। प्रिज्म थोड़ा अच्छा रहता है, पर मैंने एक्सपेरिमेंट करा 10th में, आज एक भी बार मेरी लाइट तो हुई नहीं, पता नहीं कुछ नहीं होता। नहीं, अपने को साइंस झेपता नहीं। फिर भी देखो कॉन्फिडेंस कितना कि मैंने बोला साइंस लेंगे। आईआईटी कर रहा था मैं मैं आईआईटी गया ही नहीं। खैर, आईआईटी एंट्रेंस ड्रॉप आउट हूं मैं। वो आईआईटी में थे क्या? अच्छा, वो स्कॉलर है, अच्छी पढ़ाई करिए। मैं आईआईटी एंट्रेंस ड्रॉप आउट हूं। 50,000 मेरे पापा ने, क्या हुआ था, 50,000 का चेक दिया था मेरे पापा ने, बोला था आज डिपॉजिट कर दे। अंदर से कुछ तो भी आया मेरे, और मेरे को किसी ने बोला था कि सीएस कर ले, कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप बहुत है। पहली बार, मैं छोटा था 11th स्टैंडर्ड में, पहली बार 50,000 रुपए का चेक देखा था मैंने। मेरा मन नहीं किया देने का फीस, बस वही पॉइंट टर्न हुआ, मैंने चेक फाड़ दिया। मैंने बोला नहीं करना अब। 11 12 साइंस में कैसे तो भी घिसा घर बैठकर। 12th स्टैंडर्ड में गया, टीचर को बोला कि यार करने का है कुछ, बताओ क्या करना चाहिए। वो बोला बैठ जा, सीपीटी सस्ते में होती है, 6,000 रुपए में हो जाती है, आके बैठ जा। मैं कर गया। मेरे को डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं समझता था, और बीकॉम फर्स्ट ईयर तो निकाल लिया कैसे तो भी, और यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया। ग्रेजुएशन में अकाउंट्स के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स, बहुत इजी था अकाउंट्स लगा मेरे को उसके बाद। और सीपीटी में सब लोग फेल हो गए, मैं अकेला पास हो गया विथ 172 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो तब से ये सिलसिला चालू हो गया। मेरा साइंस से मेरी भी बहुत भयंकर दुश्मनी है। हाँ, तो ये कन्वर्जेंस का पॉइंट पे थे अपन। कन्वर्जेंस क्या है? वेरियस एनर्जीज को ना तुमने कन्वर्ज कर दिया। बहुत सारी सर्विसेज लेनी पड़ती थी, घड़ी खरीदनी पड़ती थी, अलार्म क्लॉक खरीदना पड़ता था, कंपास खरीदना पड़ता था, और क्या लेना पड़ता था? पेजर लेना पड़ता था। और क्या करता है मोबाइल तुम्हारा? चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, और बोलो कैमरा खरीदना पड़ता था, और मोबाइल इतने ही काम करता है तुम्हारा। बैंक में जाना पड़ता था, टिकटॉक बनाना पड़ता था, और क्या, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो शॉप पे जाना पड़ता था। हाँ, पीसीओ जाना पड़ता था। एक वो दोस्त जिसके पास मोबाइल होता था, उसकी खिड़कियों से चिपक के बात करनी पड़ती थी। इतने सारे इंडस्ट्री को रोजगार मिल रहा था, सब कन्वर्ज हो गए मोबाइल आते से। सो मोबाइल वॉज अ स्ट्रक्चरल ड्राइवर, इसने पूरी इंडस्ट्री का नक्शा चेंज कर दिया। पहला, इसके अंदर पॉइंट क्या है? इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट। इन सम मार्केट द कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस आर बिकमिंग सिमिलर। एज सम मार्केट ग्लोबलाइज, those operating in such market become global customer and may search for supplier। अभी देखो किसी को कॉलिंग चाहिए, देखो मोबाइल ना अपन परचेज करते हैं तो अपन अपने से शॉपकीपर कभी कई बार पूछता है तुमको क्या एग्जैक्टली चाहिए, इसके अंदर क्या फीचर चाहिए, उस हिसाब से मोबाइल दिखाऊंगा। तुम्हें कैमरे के हिसाब से चाहिए तो ये वाला बेटर है, ओप्पो वीवो देख लो, उसमें नाइजीरियन बंदे को भी डाल दो, वो तुम्हें अमेरिकन ब्यूटी निकल के दिख के दिखेगी उसके अंदर। तो बेसिकली वो पूछता है तुम्हें क्या फीचर चाहिए। तो यहां पर बहुत सारी कस्टमर्स की नीड्स एंड प्रेफरेंस थी, और वो सिमिलर प्रोडक्ट तुम्हारा सेटिस्फाई करने लग गया। कन्वर्जेंस हो गया मार्केट का, समझा? कन्वर्जेंस, इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट। पूजा समझा? इंक्रीजिंग मार्केट कन्वर्जेंस। दूसरा है एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन। एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन तुम देख के समझ सकते हो यहाँ पे फोटो से। ग्लोबल ऑपरेशन के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पूरे वर्ल्ड को अगर तुम्हें सप्लाई करना है तो तुम्हें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और मास प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करोगे, तुम्हारा कॉस्ट गिर जाएगा। तो ग्लोबली जब तुमसे एक सप्लायर बन गए ना, तो बेसिकली इंडस्ट्री का नक्शा बदल गया। पहले तुम छोटे से मार्केट में च्यवनप्राश बेचते थे, अब तुम पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हो, तो तुम परचेज भी ज्यादा कर रहे हो, सस्ते में परचेज कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो। इसका मतलब है अगर ग्लोबल मार्केट ओपन हो गया तो वो स्ट्रक्चरल ड्राइवर का काम करेगा, वो तुम्हारी इंडस्ट्री का नक्शा बदल देगा। समझ में आया? द कॉस्ट एडवांटेज, यहां पे एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड इंपॉर्टेंट आएगा। This benefit might accrue to the industry that operate in large volume, standardized production and enjoy economies of scale. In order to realize location economies, business search globally for low cost operation and enjoy competitive edge. Second point में उन्होंने क्या explain किया? They are saying कि सस्ते में प्रोड्यूस करना है।
इंडस्ट्री का नक्शा बदल देना है, बिल्कुल काम करने का तरीका बदल देना है ना, सस्ते में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। पर सस्ते में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह पे तुमको ऑपरेट करना पड़ेगा जहां पे सस्ते में लेबर और रॉ मटेरियल तुमको अवेलेबल रहे। इंडिया जनरली इंडिया और चाइना दो ही प्रेफरेंस है ग्लोबल प्रोड्यूसर्स की, कि यहां पर, क्योंकि हमारे से आगे चाइना वाले लोग थे, क्योंकि वो शर्मीले नहीं थे। ठीक है, उन्होंने बोला हम और तुम सेम, ये हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन तुम शर्माते हो, हम शर्माते नहीं है। तो उन्होंने बम पैदा किए बच्चे, और इतने बच्चे पैदा कर दिए ना उन्होंने कि वहां इतना पॉपुलेशन हो गया कि अब हर कोई भी रेट में काम करने के लिए रेडी है। यू वोंट बिलीव। अच्छा, किसी से पूछता हूं, अथर्व कहां से है तू? पुणे में कहां से? कस्बा पेट। तेरा घर इतना बड़ा तो होगा एटलीस्ट, घर बड़ा इतना इतना जितनी क्लासरूम है इतना बड़ा एटलीस्ट तो होगा, इससे बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। चाइना, हाँ इतना है, मान लेते हैं जनरली इतना ही होता है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इससे कम ज्यादा। अब जरा सोचो, चाइना के अंदर ऐसी जगह पे कम से कम 60 से 70 लोग रहते हैं। तुम्हें मालूम है पिंजरा रहता है ना जानवरों का, उसके अंदर लोग रात गुजारते हैं, शंघाई के अंदर दिन भर काम करते हैं। यू वोंट बिलीव, वहां पे रेंट पे घर लेना महंगा पड़ता है। इसलिए तुमने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स या स्टोरीज तुमने देखी होगी कि चाइनीज लोग गेमर बन जाते हैं और जिंदगी भर कैफेज के अंदर, नेट कैफे के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेट कैफे का दिन का भाड़ा सस्ता पड़ता है रूम रेंट से ज्यादा। वो जिंदगी भर वो वहीं पे नेट कैफे में ही पड़े रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे रहते हैं, सब कुछ वहीं यूज करते हैं वो, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई है वहां पे। समझ में? बहुत खराब हालत है। मतलब इतने बड़े, ये जितनी बेंच है ना, इतने में इंसान खुद को फोल्ड करके, जैसे बच्चा ऐसे किसी मदर के पेट में रहता है ना, पैर फोल्ड करके, वैसे सोते हैं लोग। भयंकर हालत खराब है। और हाँ, शंघाई के अंदर तुमको अगर तुम्हारी एज हो जाती है ना 40, 45, 50 प्लस, तुम रह नहीं सकते। यू हैव टू लीव द सिटी। अगर तुम वर्किंग नहीं हो तो सिटी में रहना नहीं, निकलो। बहुत बुरा है वहां पे। सिर्फ यंग जनरेशन रहती है, बुढ़े लोग चले जाते हैं अपने गांव वगैरह, चले जाते हैं, खेती करते हैं। तो स्ट्रक्चरल ड्राइवर, दो चीजें स्ट्रक्चरल ड्राइवर का काम कर सकती है। पहला, इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट, और दूसरा है कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। तीसरा है एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। एक्टिविटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट तुम्हारी सपोर्टिव है। अभी देखो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी देखो तुम, क्या है बेसिकली, सारा का सारा उनका कन्वर्जेंस किस तरफ आ रहा है, वो सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी सपोर्टिव रही तो तुम्हारी इंडस्ट्री चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट तुमको बोल रही है कि तुम सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आओ, तुम्हारी इंडस्ट्री का नक्शा चेंज हो जाएगा। जो सारे काम पहले मैनुअल होते थे, स्लो प्रोसेस रहते थे, अब सारे ऑनलाइन होते हैं। अभी देखो तुम, ट्रैफिक पुलिस कभी मामा पकड़ता है तो क्या बोलता है, आजकल कैश नहीं लेता हो तुमसे, वो बोलता है कार्ड मारो। और कार्ड तुम बोलते कार्ड भी नहीं है तो क्या करता है, फोटो खींचता है, बस सेल्फी लेता है तुम्हारे साथ, डाल देता है, अपलोड कर देता है, चलाना आ जाता है घर पे। तो उसके कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शन के कारण पूरी वो जो अपन बोल सकते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों का डिपार्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग चेंज। दैट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल ड्राइवर। तुम्हारी कंट्री की गवर्नमेंट अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है, तो टेक्नोलॉजी के लिए बोल रहे हैं कि हाँ यू शुड अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, अच्छा तुम पेटीएम यूज करो, कोई वॉलेट यूज करो, कैशबैक मिल रहा है, इससे समझ में क्या आ रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडस्ट्री। रीड करते हैं सर, द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्टिविटी हैव आल्सो रिजल्टेड इन इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. The move toward free trade and technical standardization of many products between countries have resulted in increase in competition. Again, they are saying government की अगर policies free रही, there will be more international trade. Liberalization. Do you know in 1991 this happened? ग्लोबलाइज अपन ने लिबरलाइजेशन भी चालू कर दिया था। वी अलाउड एक्सटर्नल सेक्टर टू एंटर इन अवर कंट्री। वहां से इंडिया ने उठना चालू किया। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस भी स्ट्रक्चरल ड्राइवर का काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइवर मतलब क्या है, कुछ ऐसे चेंज विच कैन चेंज द इमेज, विच कैन चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर इंडस्ट्री और मार्केट। तो कौन कौन से 3 पॉइंट पढ़े अपन ने इसके अंदर? पहला, इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ मार्केट, जहां पे कस्टमर की सिमिलर नीड्स को ग्लोबली सेटिस्फाई किया जाता था। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कॉस्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन, जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करता है, दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करने का कारण क्या हो गया? प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, मार्केट बढ़ गया, तुम्हारी इंडस्ट्री एकदम ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो, अगर ग्लोबल कंपटीशन है,
प्राइस कम करोगे तो ही मार्केट में सस्टेन करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। जैसे ही प्रॉफिट कमाया तुम चाहोगे कि और सस्ते में मैं बेचूं ताकि मुझे और मार्केट मिले, और सस्ते में बेचने के लिए तुम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू ही कॉस्ट कम होती जाएगी। लास्ट है ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन ने भी नक्शा बदल दिया है। पहले देखो इंडिया के अंदर कैसे कपड़े बनते थे, खादी वाले, ठीक है, वो हैंडलूम से बनते थे। अभी तुम कपड़े देखना, कपड़ों के बीच में गैप नहीं होती है बिल्कुल भी। पहले जो हैंडमेड रहते थे ना, वो जब क्या बोल सकते हो उसको, जब वो जोड़ते थे ना उसको, बीच में गैप वगैरह दिखते। तुम लेनिन देखो, लेनिन में इतना प्रीमियम, इतना फाइन, इतना चिपक के नहीं होता है।